जानू ने मुझसे कहा कि वह शैतान की चोटी पर ट्रैकिंग करना चाहता है। मैंने मिस्ट्री गार्डन के 300 एपिसोड बिंज किए हैं। मुझे पता है कि शैतान की चोटी कितनी खतरनाक है। चीन की ड्रैगन स्पाइन के रूप में यह सीधी रेखा में केवल 40 किलोमीटर है, लेकिन असली ट्रैक 170 किलोमीटर से अधिक है और यह एक ऊंचे पठार पर है। इसलिए ऊंचाई की बीमारी एक वास्तविक खतरा है। मौसम अप्रत्याशित है। आप एक दिन में चारों मौसमों का अनुभव कर सकते हैं। हाइपोथर्मिया से मौत के मामले हर जगह हैं। यह मूल रूप से एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। मैंने आर्यन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। मैंने उसे वे सभी दुर्घटना रिपोर्ट दिखाई जो मुझे मिली थी। मैंने उससे दिनों तक विनती की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने माथा टेढ़ा किया, अधीरता से मेरा हाथ झटक दिया। तुम क्या जानती हो, यह एक कंपनी का अवकाश है। रिया ने कहा कि अगर हम सिर्फ जुर्माना भर दें तो ठीक हो जाएंगे। तुम और समझदार क्यों नहीं हो सकती? रिया, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा करती थी, और आर्यन की सेक्रेटरी भी, उसने भी उसका पक्ष लेने का नाटक किया, लेकिन उसके शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे। ईशा, तुम बहुत डरपोक हो। शैतान की चोटी इतनी डरावनी नहीं है। आर्यन और मैं साथ जा रहे हैं। हम एक दूसरे का साथ देंगे। आर्यन को रोकना बंद करो। मैंने हार नहीं मानी। मैं हर दिन उसे समझाने की कोशिश करती रही, तब भी जब वे मुझ पर एकजुट हो गए, मुझे कायर और क्षुद्र कहते हुए। आखिरकार मैंने बिखरकर आर्यन को रोका, यह जिद करके कि हम अपनी सालगिरह मनाएं। लेकिन रिया फिर भी अकेली चली गई। अंत में रिया शैतान की चोटी पर बर्फीले तूफान में फंस गई। वह हाइपोथर्मिया से मर गई। जब आर्यन ने खबर सुनी तो उसने एक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने मुझे सांत्वना दी, कहा कि यह सौभाग्य था कि मैंने उसे रोक दिया। मैंने सोचा कि यही इसका अंत था, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह सिर्फ बुरे सपने की शुरुआत थी। हमारी 5वीं शादी की सालगिरह पर आर्यन ने मुझे हाइकिंग पर चलने को कहा, एक सुनसान चट्टान के किनारे पर। उसकी आंखों में नफरत छुपी नहीं जा रही थी। ईशा, अगर तूने मुझे नहीं रोका होता तो रिया नहीं मरती। तब मुझे एहसास हुआ कि आर्यन का रिया के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। उस साहसिक यात्रा पर रिया के साथ जाने के लिए उन्होंने कंपनी के अवकाश के बहाने मुझे धोखा देने की साजिश रची थी। इससे पहले कि मैं अपना बचाव करती, उसने हाथ बढ़ाया और मुझे धक्का दे दिया। मैंने गिरना महसूस किया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह थी उसकी ठंडी पीठ, जब वह मुंह मोड़कर चला गया। बाद में मेरे माता पिता ने मुझे गायब बताया। उन्हें सिर्फ जंगली जानवरों द्वारा कुतराई गई हड्डियों का ढेर मिला, और मेरा दहेज उसने चुपके से सब हड़प लिया था। जब मैंने फिर से आंखें खोलीं, मैं उस दिन वापस आ गई थी जब आर्यन ने मुझे बताया था कि वह डेविल्स रिज पर हाइकिंग जा रहा है। जानू, कंपनी एक आउटडोर टीम बिल्डिंग कर रही है। डेविल्स रिज पार करके हाइकिंग। शायद मैं हमारी सालगिरह पर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊं। मेरे अंदर घृणा और नफरत उमड़ पड़ी। मैंने उसे दबा दिया। मैंने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने एक मीठी मुस्कान बिखेरी। कोई बात नहीं, आखिरकार टीम बिल्डिंग कंपनी के लिए ही है। जाओ, बस सावधान रहना। आर्यन चौंक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी समझदार हूँ। उसने जल्दी से अपनी सावधानी छोड़ दी और मुझे गले लगा लिया। उसने बिना दिल से मुझे सांत्वना दी। तुम बहुत समझदार हो। जब मैं अवकाश से वापस आऊंगा तो तुम्हारा पसंदीदा केक लाऊंगा। मैं उससे लिपट गई। मुझे उसके कॉलर पर परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, वही जो रिया हमेशा लगाती थी। मुझे मिचली आ गई। मैंने खुद को जबरदस्ती न दिखाने का प्रयास किया। मैंने बस उसकी पीठ थपथपाई। इस बार मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। मैं वो बेवकूफ नहीं बनूंगी जो बिना कुछ पाए इतनी मेहनत करे। शाम को मैं सोफे पर बैठी खबरें देख रही थी। नए साल के दिन शैतान की चोटी पर अनाधिकृत ट्रैकिंग के बाद 5 लोग लापता हो गए। उनके परिवारों ने पुलिस को फोन किया और बचाव का अनुरोध किया। 2 दिन की तलाश के बाद बचाव कर्मियों को 3 मृत मिले। 2 बच गए। अचानक चैटर पर एक मैसेज आया। वह रिया का था। मुझे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, वह मुझे परख रही थी। मैसेज लंबा था, दिखावा करते हुए, ईशा, क्या आर्यन ने तुम्हें कंपनी के अवकाश के बारे में बताया? गुस्सा मत हो, आर्यन के पास कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी सालगिरह भूलना चाहता था। फिर उसने एक और भेजा, मुश्किल से अपनी शेखी छिपाते हुए, यह अवकाश मुख्यतः कंपनी में ट्रैफिक लाने के लिए है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अपनी पर अपनी बात करके एक सारे कंपनी में अपनी दामी कामिले पार्टी थी। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। आर्यन की चिंता मत करो। मैंने स्क्रीन पर घूर कर मन ही मन मुस्कुराते हुए देखा। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ गईं जैसे मैं जवाब दे रही हूँ, अब भी नरम लहजे में। मुझे गुस्सा नहीं है, ठीक है, मुझे पता है तुम यह काम के लिए कर रहे हो। जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैंने रुककर फिर एक लाइन जोड़ी, साथ खेलते हुए, रिया, आर्यन के साथ जाओ। मेरी तरफ से उसका अच्छे से ख्याल रखना। मुझे बस थोड़ी चिंता है कि वह अकेला जा रहा है। और मैसेज भेजने के कुछ ही मिनटों में रिया ने जवाब दिया। शेखी और उत्सुकता छिपी नहीं जा रही थी। चिंता मत करो ईशा, मैं निश्चित रूप से आर्यन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम चिंता मत करो, हम सुरक्षित वापस आएंगे। फिर तुम्हें अवकाश की तस्वीरें दिखाऊंगी, ठीक है? मैंने उसका मैसेज देखा। मेरी आंखों में ठंडक और गहरी हो गई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। एक ही ख्याल मुझे खाए जा रहा था, मुझे अपना बचाव सुनिश्चित करना होगा। आर्यन और रिया वहां जा रहे हैं, वे पक्के मरेंगे। मैं चुपचाप नहीं देख सकती। मुझे अपना भविष्य सुरक्षित करना होगा। मैं सुबह होते ही उठ गई थी। मैंने अपना सेव किया हुआ इंश्योरेंस का कॉन्टैक्ट निकाला। मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया। मैंने एजेंट को बताया कि मुझे क्या चाहिए। मैं आर्यन के लिए $10 लाख का एक्सीडेंट पॉलिसी खरीदना चाहती थी। एजेंट ने पूछा क्यों? मैंने सीधे कहा,
मैं इस साल परिवार के सभी लोगों के लिए कवरेज बढ़ाने की योजना बना रही हूँ। मेरे पति काम के लिए बहुत यात्रा करते हैं और हमेशा आउटडोर स्टफ करते हैं। वह ज्यादा रिस्क में है, इसलिए एक एक्स्ट्रा पॉलिसी मुझे मानसिक शांति देती है, मैंने कहा। और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को बेनिफिशियरी बना दिया। सब कुछ नियमानुसार किया गया। मैंने सुनिश्चित किया कि एजेंट हमारे घर आए। आर्यन को खुद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने थे ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। उस दोपहर आर्यन काम से घर आया। एजेंट ठीक समय पर आया। मैंने उसे पॉलिसी देकर समझाया। उसने एक नजर डाली और जोर से हंस पड़ा। ईशा, क्या तुम थोड़ी ड्रामेटिक नहीं हो रही हो? उसने पॉलिसी की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में तंज था। ये तो बस एक टीम बिल्डिंग हाइक है। ऐसा नहीं है कि मैं जान पर खेल रहा हूँ। क्या गलत हो सकता है? कितना पैसे की बर्बादी है। मैंने एक दुखी चेहरा बनाया। मैंने उसकी बांह पकड़कर कहा, मैं बस चिंतित हूँ जान। एक्स्ट्रा कवरेज से एक्स्ट्रा मानसिक शांति मिलती है और यह इतना महंगा भी नहीं है। और मैंने अपने लिए भी ली है और तुम बेनिफिशियरी हो, मैंने कहा। लेकिन वह बस माथा सिकोड़कर बेसब्री से बड़बड़ाने लगा। लेकिन वह हस्ताक्षर करता रहा। उसने कलम पकड़ी और एक फ्लोरिश के साथ अपना नाम लिखा। फिर उसने पॉलिसी को एक तरफ फेंक दिया। उसने शर्तें पढ़ने या रकम चेक करने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इंश्योरेंस, जिसे वह पैसे की बर्बादी समझता था, मुझे इस मुसीबत से निकालकर नई शुरुआत करने की कुंजी होगा। उसे इसे अनदेखा करते देख मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए तंजा किया। यह तथाकथित पैसे की बर्बादी जल्द ही रंग लाएगी। एक बार मुझे इंश्योरेंस मिल गया तो मैंने अपनी अगली चाल की योजना बनानी शुरू कर दी। रिया का छोटा भाई अमन आर्यन की कंपनी में भी काम करता है। वह प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट है। उस आदमी के हाथ बहुत गंदे हैं। लंबे समय से प्रोक्योरमेंट के बहाने वह कंपनी से छोटे छोटे खरीद भुगतानों को हड़प रहा है। वह ज्यादा नहीं लेता लेकिन रुकता भी नहीं। और रिया आर्यन की सेक्रेटरी होने के नाते हमेशा से जानती है और चुपचाप उसे छिपाने में मदद करती है। उसके कवर करने से आर्यन अंधेरे में रहता है, या शायद वह जानता है लेकिन परवाह नहीं करता। इस बार मुझे इसका अच्छा उपयोग करना है। कंपनी रिट्रीट के उपकरणों की खरीद एक परफेक्ट मौका है। उस शाम आर्यन घर आया, सोफे पर पटक से बैठ गया और फोन स्क्रॉल करने लगा। मैं एक गिलास पानी ले आई और उसके पास बैठ गई। बातचीत का बहाना बनाते हुए मैंने कहा, जानू, कंपनी रिट्रीट के लिए बहुत सारे उपकरण चाहिए, है ना? खरीदारी में बहुत परेशानी होती होगी। बिना ऊपर देखे उसने बेपरवाही से जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस स्टाफ से करवा दो। मैंने आगे कहा, रिया का भाई अमन प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट है। वह आमतौर पर काफी मेहनती है। क्यों ना उसे ही खरीदारी करने दे? इससे उसे और अनुभव मिलेगा और तुम्हारी भी परेशानी कम होगी। तुम्हें सब कुछ खुद नहीं संभालना पड़ेगा। आर्यन रुका, फोन नीचे रखा और एक पल सोचा। उसे लगा मेरी बात सही है और बोला, ठीक है, उसे ही संभालने दो, मेरा सिरदर्द बचेगा। मुझे पता था रिया उसके कान में जरूर फूंक मारेगी और हुआ भी ऐसा। थोड़ी देर बाद आर्यन को रिया का मैसेज आया। इसे पढ़ने के बाद वह मुस्कुराया और मुझसे बोला, रिया को भी लगता है कि अमन उपयुक्त है। उसने तुरंत अमन को मैसेज किया, यह पुष्टि करते हुए कि वह रिट्रीट के उपकरणों की खरीद का प्रभारी होगा। उसकी बेखबर हरकत को देखकर मेरी आंखों में एक ठंडक चमकी। अमन लालची है, वह निश्चित रूप से सस्ता उपकरण खरीदेगा और मुझे यही चाहिए। जब आर्यन ने पुष्टि की कि अमन कंपनी के अवकाश के उपकरण खरीदेगा, मुझे पता था कि शो शुरू होने वाला था। उस अमन का लालच, मैंने इसके बारे में अपने पिछले जीवन में सुना था, लेकिन तब इसका फायदा उठाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाद में मैंने आर्यन से जाना कि उसने अमन को उपकरणों के लिए 11 लाख रुपए दिए थे और बार बार उसे कहा था व्यावहारिक पेशेवर हाइकिंग गियर खरीदने के लिए। आखिरकार हम पहाड़ों पर जा रहे हैं, सुरक्षा पहले। लेकिन मैं अमन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वह आर्यन के निर्देशों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, जब अमन को काम मिला वह पहले से ही बहुत खुश था। उसके दिमाग में सिर्फ मुनाफा कैसे कमाया जाए यही था। बचाया गया पैसा उसके मौज मस्ती में खर्च होता। उसने कभी किसी सही आउटडोर स्टोर पर जाकर गियर भी नहीं देखा। इसके बजाय उसने बस खोला, सीधे उस पर गया फोन और सीधे चला गया सस्ते क्लियरेंस उपकरणों के लिए, जैसे 400 रुपए का सिंथेटिक स्लीपिंग बैग और 500 रुपए का पार्क टेंट जो स्पष्ट रूप से वाटरप्रूफ नहीं थे। और वह तथाकथित सैटेलाइट फोन स्पष्ट रूप से एक पुराना मॉडिफाइड नोकिया था। इसकी कीमत लगभग 1100 रुपए है। इसके अलावा उसने सस्ते नॉन विंडप्रूफ जैकेट भी खरीदे और यहाँ तक कि कंप्रेस्ड बिस्कुट भी एक्सपायर्ड थे। खरीदारी के बाद अमन ने एक बड़ा एक्सपेंस रिपोर्ट बनाया और बचा हुआ सारा पैसा हड़प लिया। उसने कभी शैतान की चोटी के खतरों पर विचार नहीं किया। अमन गियर पकड़ने में व्यस्त है और रिया भी बेकार नहीं बैठी है। वह चैटर पर अमन को जल्दी करने के लिए पीछा कर रही है। उसने आर्यन से शेखी भी मारी, कहा कि वह सारा खाना और आपातकालीन सप्लाई संभाल लेगी। उसे चिंता न करने को कहा। लेकिन मैंने उसकी टाइमलाइन और चैट इतिहास से साफ साफ देखा कि वह आपातकालीन सप्लाई के बारे में सोच भी नहीं रही थी। वह अपने लाइव स्ट्रीम और सेल्फी की तैयारी में व्यस्त थी। उसने ढेर सारी डाउन जैकेट खरीदी जो वाटरप्रूफ भी नहीं है और एक इन्फ्लुएंसर सन है, स्किन केयर और मेकअप। उसने पूरा बैग भर लिया। उसने एक रिंग लाइट और सेल्फी स्टिक भी खरीदी, सब स्ट्रीम की एस्थेटिक के लिए, लेकिन एक भी असली हाइकिंग बूट नहीं। उसने बस कुछ प्यारे लेकिन कमजोर स्नीकर्स पहन लिए। उसने भोलेपन से आर्यन को बताया, बस $5000 का जुर्माना भर दो,
और शैतान की चोटी एक सामान्य ट्रैक की तरह सुरक्षित हो जाएगी। और उस रात मैंने वह संदेश देखा जो उसने आर्यन को भेजा था। उसका लहजा घमंडी था। आर्यन, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। यह लाइव स्ट्रीम वायरल होने वाली है। कंपनी के बड़े लोग मुझे नोटिस करेंगे। तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। कोई भी देख सकता है कि वह यह काम के लिए नहीं कर रही है। वह साफ तौर पर इस लाइव स्ट्रीम का उपयोग वायरल होने के लिए कर रही है और मेरी जगह चुराने के लिए। मैंने उसके गियर सेल्फी देखे और कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने बस देखा, ठंडा और उदासीन। जितनी लापरवाह और घमंडी वह बनती है, उतनी ही बुरी तरह गिरेगी, और मैं यही चाहता हूँ। रवानगी से एक रात पहले आर्यन बहुत देर से घर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। साफ था कि वह अभी रिया से मिलकर आया था। वे पहाड़ी यात्रा के कार्यक्रम की योजना बना रहे थे। अपने पिछले जीवन में मैं बेवकूफ़ी से पूछती कि वह कहाँ था, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी बेसब्री और इल्जाम मिलते। इस बार मैंने नहीं पूछा। मैंने बस केयरिंग होने का नाटक किया। मैं उठी, उसके लिए गर्म पानी का गिलास डाला और उसे दे दिया। हनी, तुम थके हुए होगे, कंपनी के अवकाश में व्यस्त थे। उसने गिलास लिया और बुदबुदाते हुए जवाब दिया। उसकी नजरें चुरा रही थीं, मेरी आंखों से मिलने से बच रही थीं। मैंने उसका साथ दिया। मैंने उसे याद दिलाने का नाटक किया। हम कल रवाना हो रहे हैं। ख्याल रखना और समूह के साथ रहना। अकेले मत भटकना। अगर और सामान चाहिए, बस मुझे कॉल करना, मैं भिजवा दूंगी। मैंने कहा, मुड़कर अपने एक मोटे कोट को लेती हुई। उसे देते हुए, पहाड़ों में अलग होता है, रात को ठंड लग सकती है, तो इससे पहन लो गर्मी के लिए। जबकि उसने बेसब्री से कोट छीन लिया और उसे सोफे पर फेंक दिया। उसने टाल दिया। ठीक है, बस बकबक मत कर। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, खुद का ध्यान रख सकता हूँ। जबकि उसका दिमाग अगले दिन के लिए रिया के साथ बने प्लानों से भरा था। उसने मेरी आंखों में ठंडक बिल्कुल नहीं देखी। मैंने उसका तुच्छ रवैया देखा और मन ही मन हंसी। यह नकली चिंता वास्तव में कभी उसके लिए नहीं थी। यह सिर्फ इसलिए थी कि बाद में जब कुछ हो, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं और सबको दिखा सकूं कि मैंने एक पत्नी का फर्ज निभाया था। प्रस्थान के दिन सुबह होते ही आर्यन जल्दी से उठा और सामान पैक किया। रिया के साथ डेट पर लेट होने के डर से। उसने मुझे बताया कि कंपनी के अवकाश में जल्दी मीटिंग है, उसे जल्दी करनी थी। मैंने मीठा होने का नाटक किया और उसे दरवाजे तक छोड़ा। उसे सावधान रहने को कहा और उसे गाड़ी ले जाते देखती रही। लेकिन मैं अंदर से जानती थी, वह कंपनी की मीटिंग में बिल्कुल नहीं जा रहा था। वह रिया के साथ जा रहा था। शैतान की चोटी पर देवदारपुर के अनधिकृत ट्रेल हेड पर चोरी से जा रहा था। मैं वापस लिविंग रूम में आई और फोन खोला। रिया के स्ट्रीमिंग खाते पर क्लिक किया। हैरानी की बात नहीं, उसने पहले ही लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। कंपनी का अवकाश स्ट्रीम ब्रांड शीर्षक एक्सपोजर बहुत बढ़ाता आकर्षक है। पास होने के लिए $5000 का जुर्माना भरें। एक लाइव स्ट्रीम बनाना, शैतान की चोटी पर विजय। कुछ कहो। कंपनी का अवकाश। 20 ली शिटोंग बी पहले ही वापस साइन किया। अभी कुछ समय पहले ही स्ट्रीमिंग शुरू की। कई दर्शकों को आकर्षित किया। रिटर्न एलिमेंट। लीनान ने कई दर्शकों को असामान्य मत बनो। 16 रिटर्न एपिसोड। 20 असामान्य मत बनो। ठीक है, लीनान कई दर्शकों को आकर्षित किया। लीनान, छोटे दोस्त। रिया कैमरे की ओर मुड़ी। अचांग, रिटर्न एपिसोड। कुछ कहो। पेशेवर हाइकर होने का नाटक करते हुए। अलग होने की जरूरत नहीं। ठीक है। वह शैतान की चोटी की पेशेवर हाइकर होने का नाटक बिना रुके बात करती रही। असामान्य मत बनो और डींग मारती रही कि वह कितनी अच्छी तरह तैयार थी। आर्यन पैसेंजर सीट पर बैठा, साथ निभाता रहा, सहकर्मी होने का नाटक करते हुए। कभी कभी उससे बातचीत करता, बस नहीं रुक पा रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में फ्लर्टिंग छिपाना नामुमकिन था। एक दर्शक ने लाइव चैट में पूछा, सिर्फ 2 ही क्यों हैं? रिया ने लापरवाही से बहाना बनाया, कहा कि बाकी लोग जल्दी आएंगे। मैं उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी, उन्हें देवदारपुर की ओर कदम दर कदम गाड़ी चलाते देखती रही, उस मृत सिरे की ओर जो उन्हें दफन कर देगा। खिड़की से धूप मुझ पर आ रही थी, लेकिन मुझे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। सिर्फ एक गहरी शांति। शो अभी शुरू हुआ था। मैं अपने फोन से चिपकी हूँ, रिया की लाइव स्ट्रीम देख रही हूँ। वे पहाड़ों में पहुंच गए हैं। पहला हिस्सा आसान है, सूरज परफेक्ट है और मौसम बिल्कुल साफ है। बिल्कुल हानिरहित लग रहा है। कमेंट्स और लाइक्स कैमरे के सामने बेवकूफी कर रहे हैं और सेल्फी के लिए पोज दे रहे हैं। रिया अपना फोन उठाए बिना रुके बकबक कर रही है। बस आप लोगों के साथ हमारा कंपनी का अवकाश शेयर कर रही हूँ। आर्यन सच में? लेकिन लाइन में बीच क्या कर रहे हो? वह पूरी तरह से इशारा कर रही है कि उसका आर्यन के साथ कुछ चल रहा है। देखो, आर्यन मेरे लिए कितने अच्छे हैं। उन्हें पता है कि मैं अपना बैग नहीं उठा सकती, इसलिए वह पूरे समय मेरे लिए उसे पकड़े हुए हैं। वह आर्यन के पास झुकती है, उसकी आवाज बहुत मीठी और चिपचिपी, बहुत शर्माती हुई एक्टिंग कर रही है रिया, बहुत प्यारा सबके सामने। वह अब भी मुझ पर तंज कसती है, कुछ लोगों के विपरीत जो हाइकिंग पर जाने से भी डरते हैं। रिया, लापरवाही मत करो। वह बस घर पर रहती है, पूरे दिन बिना किसी बात की चिंता करती रहती है। वह आर्यन के साथ बिल्कुल नहीं चल सकती। रिया, यह बहुत मजेदार है, किंगशुए कहती हैं। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। किंगशुए, सच? रिया, हे भगवान, मैं मर गई। बजाय इसके वह मुस्कुराता है और उसके बाल ठीक करने में मदद करता है। वह पहल करके धीरे से उसे फिल्माता है। खूबसूरत। उसकी आंखों में वह कोमलता मैंने उसमें कभी नहीं देखी। वह पूरी तरह भूल जाता है कि वह एक शादीशुदा आदमी है। भूल जाता है कि घर पर एक पत्नी है जो उसका इंतजार कर रही है कि वह उसे प्रसव पूर्व जांच पर ले जाए। लाइव स्ट्रीम में कई दर्शक टिप्पणी छोड़ते हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए। शैतान की चोटी अनाधिकृत ट्रैकिंग के लिए प्रतिबंधित है। यह बहुत खतरनाक है। क्रिस्ट 189, खतरनाक।
योसापन 32। लेकिन रिया को कोई परवाह नहीं, वह आंखें घुमाती है और जवाब देती है, तुम लोग बस डरपोक हो, बहुत से लोग यहाँ देखने आते हैं, बस $700 का जुर्माना दो और सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं यह सर्कस देख रही हूँ, मेरा खून ठंडा हो रहा है। अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर मैं निश्चित रूप से जानती हूँ यह शांति केवल अस्थायी है। एक बड़ा तूफान आ रहा है, बिल्कुल समय पर। मैं लाइव स्ट्रीम देखती रही, कभी कभी उनकी बातचीत के स्क्रीनशॉट लेते हुए और रिया का वह अकड़ भरा चेहरा, ये सब मेरी बेगुनाही साबित करने और उनके झूठ को बेनकाब करने के सबूत होंगे। मेरे पिछले जीवन की यादें लौट आईं, मुझे सब याद है। एक दिन में शैतान की चोटी पर घना कोहरा छा जाएगा, फिर एक बड़ा बर्फीला तूफान आएगा, ऊंचाई की बीमारी और बढ़ जाएगी, और अमन ने जो सस्ता उपकरण खरीदा था वह उन्हें इन खतरों से नहीं बचा पाएगा। फिर लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। उसके तुरंत बाद घर का फोन बजा। आर्यन का कॉल था। वह उस नकली सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहा था। वह मुश्किल से चल रहा था। ईशा, मेरी तरफ सब ठीक है, चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। उसका लहजा इतना नकली था कि उल्टी आने लगी। मैंने दुखी और समझदार होने का नाटक किया। मैंने अपनी आवाज नरम की। जान, मुझे पता है तुम्हें सुरक्षित रहना है, जोर मत लगाओ, कुछ हो तो मुझे फोन करना। मैंने मौसम में बदलाव या संभावित खतरे के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैं उसे चेतावनी देने वाली नहीं थी। लाइव स्ट्रीम अगली दोपहर तक चलती रही। आर्यन और रिया पहले से ही 2000 मीटर ऊपर थे। वीडियो में रिया साफ तौर पर ठीक नहीं थी। पीला चेहरा, नीले होंठ, लड़खड़ाती हुई। उसकी आवाज भी हाँफ रही थी। साफ है उसे ऊंचाई की बीमारी थी। आर्यन भी ज्यादा बेहतर नहीं है, भौहें तनी हुई। वह थोड़ी तेज सांस ले रहा है, लेकिन उसके लक्षण रिया से हल्के हैं। दर्शकों ने जल्दी ही कुछ गड़बड़ देखा। 10, 23, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। हाव में तुम्हारे होंठ बैंगनी हो रहे हैं। खतरा, स्ट्रीमर बहुत सुंदर है, वह ऊंचाई की बीमारी है। अब रुको और आराम करो, जबरदस्ती मत करो, ऊंचाई की बीमारी खतरनाक है, अभी वापस जाओ। लेकिन रिया लाइव स्ट्रीम के प्रभाव के लिए खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, मुस्कुराने का नाटक करते हुए। यह कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर से मुस्कुराकर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, युवा लोग सह सकते हैं, यह कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। आर्यन ने बीच में कहा। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा कि वह ठीक है। आर्यन ने रिया का हाथ भी लिया, उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। चलो चलते हैं, चलो शिविर 9000 पर चेक इन करें, वरना अंधेरा होने के बाद बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने ऊंचाई की बीमारी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया और न ही उन्होंने दर्शकों की चेतावनियों पर ध्यान दिया। मैंने स्क्रीन पर ठंडी मुस्कान बिखेरी। 2000 आगो, आपको उन्हें नहीं पता था यह मामूली लगने वाली ऊंचाई की बीमारी सारे खतरे की शुरुआत थी। शाम को लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन अचानक धुंधली हो गई। पहले साफ मौसम अचानक बिना किसी चेतावनी के बदल गया। घना कोहना चारों ओर से छा गया। दृश्यता तुरंत 5 मीटर से कम हो गई। पहाड़ों में हवा तेज हो गई। कैमरा लगातार हिलता रहा और तापमान तेजी से गिरने लगा। आर्यन और रिया पूरी तरह घबरा गए। उनकी हंसी और मजाक गायब हो गए थे। वे एकदम रुक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन सफेदी के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। रिया की आवाज घबराई हुई हो गई। वह कैमरे में बोली, लगभग रोते हुए, यह कोहरा कहाँ से आया? मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, कोई बताओ मुझे क्या करूं? आर्यन, मैं बहुत डरी हुई हूँ। आर्यन, 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 आर्यन। आर्यन भी घबरा रहा था। उसके हाथों में पसीना आ रहा था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह सहज रूप से आगे बढ़ा। घबराओ मत, मेरे पीछे आओ, हम कैंप ढूंढ लेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जितना वे चलते गए उतना ही वे घबराते और लड़खड़ाते गए। रिया का फ्लोरल डाउन जैकेट वाटरप्रूफ नहीं था और कीचड़ और बर्फ से भीगकर गंदा हो गया। वह उसकी त्वचा से चिपक गया। उसकी सारी गर्मी खत्म हो गई और वह बेकाबू होकर कांपने लगी। कोहरा पूरी रात रहा। मैं अपने फोन से चिपकी रही, उन्हें लाइव स्ट्रीम पर देखती रही। रिया, हे भगवान, बहुत ठंड है। आर्यन, रुको, हालात और बिगड़ रहे हैं। हालात बिगड़ रहे थे। पहाड़ों में तापमान 14 डिग्री तक गिर गया। हवा जोरों से गरज रही थी। कैमरे में हवा की गरज सुनाई दे रही थी। आर्यन और रिया एक बड़ी चट्टान के पीछे दुबक गए। वे पूरी तरह कांप रहे थे, दांत बज रहे थे। आर्यन से अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे अचानक वह गियर याद आया जो अमन ने खरीदा था। उसने जल्दी से अपना बैकपैक पकड़ा। उसने तंबू और स्लीपिंग बैग निकाला, गर्मी के लिए लगाने की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही उसने तंबू खोला, मुझे तुरंत पता चल गया, वह सस्ता पार्क तंबू था। वह कागज की तरह पतला था, हवा और पानी के खिलाफ बिल्कुल बेकार। आर्यन तंबू लगाने में जूझ रहा था। जैसे ही उसने छोड़ा, हवा ने उसे उड़ा दिया। तंबू का कपड़ा फूल गया और कोहरे से भीग गया। यह बिल्कुल बेकार था। फिर उसने स्लीपिंग बैग निकाला। वह छूने में ठंडा और नम था। सस्ता सिंथेटिक कॉटन है, जाहिर है गर्म नहीं रखेगा। रिया ने देखा तो गुस्से में आ गई। उसने आर्यन पर चिल्लाकर कहा, आर्यन, तुमने अमन से कैसा बेकार सामान खरीदवाया? क्या यह तंबू इस्तेमाल करने लायक भी है? क्या यह स्लीपिंग बैग तुम्हें गर्म रखता है, या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? आर्यन भी गुस्से में था, लेकिन उसने खुद को रोका और उसे शांत करने की कोशिश की। चिल्लाना बंद करो, अब गुस्सा करने का समय नहीं है। अमन की हिम्मत है कि उसने यह कबाड़ खरीदा, मैं बाद में उसे संभाल लूंगा। लेकिन मैं उसकी आंखों में पछतावा देख सकती थी। उसे मेरी बात मानने का पछतावा हुआ। उसने अमन को खरीदारी करने दी। हवा और तेज हो गई
और तापमान गिरता रहा। आर्यन और रिया ठिठुर रहे थे, लगभग बेहोश होने की स्थिति में। उनके होंठ नीले पड़ गए, शरीर अकड़ गया। मुझे पता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा, तब तक उन्हें बचाने में बहुत देर हो जाएगी। आर्यन और रिया तो प्रतिशत कोई बंदा को देखे ये बंदा और से बेही की आर्यन और रिया को लेकर। रिया पूरी तरह घबरा गई, उसका अहंकार खत्म हो गया। वह आर्यन की बाहों में गिर पड़ी, वह बेकाबू होकर रो रही थी। आर्यन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मरना नहीं चाहती, अब क्या करें? मुझे इसका पछतावा है, मुझे नहीं आना चाहिए था। आर्यन भी ठंड से हिल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने बस उसे गले लगा लिया। वे एक दूसरे से सट गए, उन्होंने एक दूसरे की बदन की गर्मी से गर्म रहने की कोशिश की। उस पल उन्हें अब छिपने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सहकर्मी और सबसे अच्छा दोस्त का मुखौटा पूरी तरह उतार दिया और उनकी आंखों में निर्भरता और चाहत साफ दिख रही थी। रिया की लाइव स्ट्रीम कभी नहीं रुकी। दर्शकों ने यह दृश्य साफ देखा। लाइव चैट तुरंत फट गया। कुछ ने उन्हें बेशर्म धोखेबाज कहा, 30 सिरकों में बेशर्म धोखेबाज कहा। कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, उनसे मदद बुलाने का आग्रह कर रहे थे। मैं भावहीन रही, मेरी उंगलियां स्क्रॉल कर रही थीं। मैंने हर दृश्य का स्क्रीनशॉट सेव कर लिया। ये तस्वीरें उनके धोखे का पुख्ता सबूत हैं। बाद में चाहे कुछ भी हो, ये मेरी बेगुनाही साबित कर सकते हैं और उनकी बदनामी कर सकते हैं। तीसरे दिन की सुबह पहाड़ी कोहरा न सिर्फ छंटा नहीं बल्कि भारी बर्फीला तूफान शुरू हो गया। बर्फ के टुकड़े हर तरफ उड़ रहे थे, पलक झपकते पहाड़ों को सफेद कर दिया। तापमान -20 डिग्री तक गिर गया। बर्फ ने जल्द ही उनके टखनों को ढक लिया, चलना भी मुश्किल हो गया। आर्यन और रिया वहीं फंस गए, सुनसान जगह पर। वे न आगे जा सकते थे न पीछे। उनके कपड़े पहले से बर्फ से भीग चुके थे, उनके शरीर से चिपक गए थे, पूरी तरह से गर्मी खो चुके थे। उनके हाथ पैर में शीतदंश के लक्षण दिखने लगे, लाल बैंगनी हो गए। वे उन्हें हिला भी नहीं सकते थे। रिया की ऊंचाई की बीमारी बढ़ गई, चक्कर आने लगे और सिर हल्का हो गया। वह आर्यन के सहारे झुक गई। वह बोलने में असमर्थ थी और उसकी आंखों में चमक कम होने लगी। आर्यन की भी हालत खराब थी, जोर जोर से सांस ले रहा था, वह पीला पड़ गया था। फिर भी रिया की देखभाल करने की कोशिश करता रहा। उसने अपने पास रखा लाइटर निकाला, लकड़ी ढूंढकर आग जलाने और गर्म रहने की कोशिश में। लेकिन लाइटर सस्ता था, वह हवा रोधी नहीं था और भारी बर्फ के कारण हवा का एक झोंका लौ बुझा देता। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह एक भी लकड़ी नहीं जला पाया। लाइव स्ट्रीम का उपकरण ठंड और पानी के कारण पूरी तरह बेकार हो गया, जिससे स्ट्रीम रुक गई। उनका बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क टूट गया। दोनों बर्फीले तूफान को घूमता देखते रहे। उनकी आंखों में डर था, उनके चेहरों से सारा रंग गायब हो गया। उस पल उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि शायद वे सच में यहाँ मर जाएंगे। मैंने डिस्कनेक्ट हुई लाइव स्ट्रीम को देखा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फंस गए, कोई रास्ता नहीं। सबकी उम्मीदें उस तथाकथित सैटेलाइट फोन पर टिकी थीं। सोच रहे थे कि अगर एक कॉल कर पाएं तो बच जाएंगे और इस नरक से निकल जाएंगे। आर्यन ने बैग से उपकरण झटपट निकाला। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे और वह उसे चालू नहीं कर पा रहा था। उसने बटन दबाए बहुत देर तक, पर स्क्रीन अंधेरी रही। रिया की झल्लाहट बढ़ी, उसने उसके हाथ से छीन लिया। एक नजर देखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। यह क्या बकवास है? वह बेहद उन्माद से चिल्लाई और उपकरण बर्फ में फेंक दिया। यह सैटेलाइट फोन बिल्कुल नहीं है, यह तो एक पुराना नोकिया है जिसमें एंटीना लगा है, और पानी घुस गया तो चालू भी नहीं होगा। अमन ने कैसा कबाड़ खरीदा है? उसकी आवाज में नाराजगी थी, गुस्सा अमन पर कि उसने पैसे बचाने के लिए सस्ता उपकरण खरीदा, और उससे भी ज्यादा अपनी ही नादानी पर, जिद करके उस खतरनाक शैतान की रीढ़ पर चढ़ने की और खुद को कोने में धकेल लिया। आर्यन बर्फ में पड़े उस पुराने नोकिया को देखता रहा और पूरी तरह हार मान ली। उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया और वह बर्फ में गिर पड़ा। तूफान के बीच उसकी आंखें सूनी हो गईं। पहली बार उसे पछतावा हुआ। पछतावा मुझे धोखा देने का, रिया की बात मानने का। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके पास मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। बस इतना था कि वे जमे हुए बंजर में संघर्ष करते रहें और मौत का इंतजार करें। भारी बर्फीला तूफान पूरे दिन और रात रहा। आर्यन और रिया जो सामान लाए थे पूरी तरह से खत्म हो गए थे। एक्सपायर्ड कंप्रेस्ड बिस्कुट के कुछ पैकेट बहुत पहले खा लिए गए थे। वे जो बोतलबंद पानी लाए थे वह बर्फ बन गया, बिल्कुल पीने लायक नहीं। भूख और ठंड से वे कमजोर होते गए। रिया जो स्किन केयर और मेकअप लाई थी बहुत पहले बर्फ में भीग गए थे, बर्बाद और बेकार। सेल्फी स्टिक और फिल लाइट हवा से उड़ गए, हमेशा के लिए खो गए। जो दो एक बार गले लगते थे और एक दूसरे पर भरोसा करते थे, अब उनमें कोई गर्मी नहीं बची थी। एक दूसरे को दोष देने और बहस करने लगे। रिया एक चट्टान के सहारे झुक गई। उसने कमजोर आवाज में कोसा, ये सब तेरी गलती है। आर्यन, तू बहुत बेकार है। तूने अमन से सस्ता उपकरण लाने पर जोर दिया और मुझे इस जगह ले आया। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। आर्यन उसकी बातों से गुस्सा होकर बिना रुके जवाब दिया, मेरी गलती? अगर तू इतना घमंडी और लालची नहीं होती, यहाँ ट्रैफिक के लिए लाइव स्ट्रीम करने पर जोर दे रही थी, हमें शैतान की चोटी पर ट्रैकिंग करने पर मजबूर कर रही थी, क्या मैं आता? क्या मैं इस मुसीबत में फंसता? तूने यह अपने ऊपर लाया। वे जोरदार बहस कर रहे थे, एक दूसरे की गंदगी बाहर निकाल रहे थे। कड़वे दुश्मन बन गए, अपनी सारी नाराजगी एक दूसरे पर निकाल रहे थे। वे बहुत पहले भूल चुके थे कि किसने पलक झपकते ही हाँ कहा था, किसने खतरे को नजरअंदाज किया और शैतान की चोटी पर अनाधिकृत ट्रैकिंग पर जोर दिया। बहस धीरे धीरे कम हुई और वे पूरी चुप्पी में डूब गए।
सिर्फ हवा की गूंज पहाड़ों में गूंज रही थी। आर्यन रिया की कमजोर, बेहोश सी शक्ल देख रहा था। काफी देर की चुप्पी के बाद एक क्रूर विचार उसके दिल में जड़ पकड़ लिया, रिया को छोड़ देना, अकेले पहाड़ से उतरकर बच जाना। आर्यन को दिल से पता था कि रिया को बोझ की तरह साथ घसीटना उसे केवल धीमा करेगा। पहाड़ से उतरना तो दूर, वह शायद रात भी नहीं बचेगा। अकेला जाना ही उसका एकमात्र मौका था। उस रात हवा और बर्फ थोड़ी कम हुई। अकेला जाना ही उसका। रिया ठिठुर रही थी, मुश्किल से जाग रही थी। उसका चेहरा भूत की तरह पीला था और वह मुश्किल से सांस ले रही थी। आर्यन चुपचाप उठ बैठा। उसे न जगाने का ध्यान रखते हुए उसने टटोलकर आखिरी बिस्कुट पैक किया और वह इकलौता तंबू जो बमुश्किल हवा बर्फ रोक पाता था, वह चुपचाप हिला। फिर भी रिया जाग गई। आर्यन, तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज भरी हुई थी, डर और गिड़गिड़ाहट से कांपती हुई। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। आर्यन ने पीछे मुड़कर न देखा, न जवाब दिया। वह जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर गया, रिया को बर्फ में रोते गिड़गिड़ाते छोड़कर। उसकी आवाज हवा में खो गई। रिया ने अपने बगल की खाली जगह देखी और पूरी तरह निराशा में डूब गई। वह किसी से बेहतर जानती थी कि इस बार वह मरी हुई जैसी है। अपने पूरी तरह पूरी करके आर्यन के जाने के बाद रिया अकेली बर्फ में सिमट गई। ठंडी हवा उसे छुरी की तरह काट रही थी। वह कांप रही थी, बेहोश हो रही थी। ऊंचाई की बीमारी और हाइपोथर्मिया हर पल बढ़ते जा रहे थे। उसके होंठ बैंगनी हो गए, उसके अंग सुन्न हो गए और वह मुश्किल से उंगली हिला पा रही थी। डर और निराशा ने उसे घेर लिया। वह मरने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी आखिरी ताकत से वह रोती, चिल्लाती, बेतहाशा भागी, आर्यन को ढूंढते हुए, उम्मीद की कोई किरण। लेकिन कोहरा और बर्फीला तूफान कम नहीं हुआ। वह विशाल बर्फीले मैदान में बेसहारा खो गई। वह बार बार गिरती, हर बार संघर्ष करके उठती, जब तक ताकत न रही और वह बर्फ में ढेर हो गई। बर्फ में लेटे हुए उसके मन में कई तस्वीरें आईं। उसके माता पिता, उसकी व्यर्थ, लालची जिंदगी। उसने मेरे साथ किया, वह सब करने के बाद मुझे कैसे धोखा दिया। शैतान की चोटी पर चढ़ने की मूर्खता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके तुरंत बाद गंभीर हाइपोथर्मिया हो गया। बेहोशी में उसने अपने भीगे कपड़े उतारे, होठों पर एक हल्की सी पछतावे भरी मुस्कान लिए। फिर वह बर्फ में गिर गई और सांस लेना बंद कर दिया। रिया को छोड़ने के बाद आर्यन अकेला पहाड़ से नीचे उतर गया। उसने सोचा कि उसने आखिरकार बोझ उतार दिया है और अपना भाग निकाला। उसे नहीं पता था कि वह एक और मृत अंत में आ गया है। उसने अपने बैग से एक साधारण नक्शा निकाला और उसे काफी देर तक पढ़ा। अंत में उसने उत्तरी ढलान से गूंज घाटी जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि नदी के किनारे का रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता एक रॉक क्लाइंबर द्वारा गलती से छोड़ दिया गया था। यह पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं था। नदी के किनारे की चट्टानें बहुत खड़ी थीं। भूभाग बहुत जटिल था। यह मोटी बर्फ और ढीले पत्थरों से ढका था। जमीन फिसलन भरी और खतरनाक थी। हर कदम एक लड़ाई थी। एक फिसलन और वह चट्टान से गिर जाता। आर्यन पहले से ही थका हुआ, भूखा और ठंड से ठिठुर रहा था। वह दूर नहीं गया था कि उसके पैरों ने जवाब दे दिया और सब काला हो गया। जैसे ही उसने सावधानी से अपने पैर हिलाए, वह फिसल गया। उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और खड़ी चट्टान से नीचे गिर गया। एक चीख के साथ वह चट्टानों पर जा गिरा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में असहनीय दर्द था। उसके पैर सुन्न थे, वे टूट गए थे। निराश होकर उसने अपना बैग फेंक दिया। केवल कंप्रेस्ड बिस्किट का वह छोटा टुकड़ा रख लिया। वह चट्टान के नीचे सिकुड़ गया। हवा और बर्फ को उसे पीटने देता रहा। वह पूरी तरह से एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया था। उस समय उसका दिल निराशा और पछतावे से भर गया, लेकिन कोई भी पछतावा उसे दूसरा मौका नहीं दे सकता था। वह अपने विश्वासघात और स्वार्थ की कीमत अपनी जान से चुकाएगा। आर्यन के दोनों पैर टूट गए और वह चट्टान के नीचे फंस गया। वह हिल नहीं पा रहा था और गर्म रहने के लिए कुछ भी नहीं था। पहाड़ का तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे चला गया था। उसके शरीर की गर्मी तेजी से घट रही थी। हाइपोथर्मिया तेजी से अपना असर दिखा रहा था। जमती बर्फ में पड़ा वह होश खोने लगा। तब उसके दिमाग में मेरा चेहरा कौंधा कैसे, मैंने उसे शैतान की चोटी न जाने की भीख मांगी थी। कैसे मैं हमेशा उसके साथ अच्छी थी। फिर उसे अपना धोखा, अपने झूठ और मुझे दिए दर्द की याद आई। मेरे पिछले जीवन के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसने चुपके से मेरा दहेज चुराकर रिया को जीतने की कोशिश की और रिया की मौत के कारण उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। उसने मुझे बहला फुसलाकर ट्रैकिंग पर ले गया, फिर खुद ही मुझे चट्टान से धकेल दिया। उसने जंगली जानवरों को मेरे शव को नोचते देखा। पश्चाताप ने उसे जकड़ लिया। उसने जमीन पर जोर जोर से मुक्के मारे, फूट फूट कर रोया, यह जानते हुए कि वह इसे वापस नहीं ले सकता। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कर्कश और कमजोर निकली, हवा में पूरी तरह डूब गई। उसकी मदद की पुकार का कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार आर्यन को भी गंभीर हाइपोथर्मिया हो गया। वह बेहोशी में अपने कपड़े उतारने लगा। उसका शरीर ठंडा और अकड़ गया। वह बर्फ में गिर पड़ा, अब सांस नहीं ले रहा था। रिया की तरह उसका भी शैतान की चोटी पर दुखद अंत हुआ। उसने जो कुछ भी किया उसकी उसने पूरी कीमत चुकाई। मैं पूरे दिन घर पर इंतजार करती रही। आर्यन और रिया की कोई खबर नहीं आई। अपने पिछले जीवन की यादों और उनकी बहुत पहले छोड़ी गई लाइव स्ट्रीम को जोड़कर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वे दोनों गद्दार भयानक मौत मर चुके हैं। जब मुझे पक्का हो गया कि दोनों मर चुके हैं तो मुझे जरा भी घबराहट नहीं हुई।
इसके बजाय मैं अजीब तरह से शांत थी। मेरे अंदर की नफरत जो सालों से पल रही थी आखिरकार कम होने लगी। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और जानबूझकर अपनी आंखें लाल की ताकि डरी और टूटी हुई दिखूं। मैंने धीरे धीरे पुलिस को फोन लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, मैंने रोती हुई आवाज लगाई और हकलाते हुए बोली, साहब प्लीज मेरी मदद करें। मेरे पति आर्यन डेविल्स रिज पर ट्रैकिंग करने गए थे। मैंने घबराए होने का नाटक किया, रोते हुए और सिसकते हुए बोली, मुझे पता है वहाँ बहुत खतरनाक है। अब मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। प्लीज जाइए और उन्हें बचाइए। मैंने भी चिंता जताते हुए पुलिस से पूछा कि क्या उन्हें आर्यन के बारे में कोई खबर है। मेरी आवाज चिंता और लाचारी से भरी थी और मैंने सफलतापूर्वक अधिकारी की सहानुभूति जीत ली। अधिकारी ने धैर्य से मुझे सांत्वना दी, कहा कि चिंता न करूं और वे तुरंत एक बचाव दल भेज देंगे पहाड़ की तलाशी के लिए। फोन रखने के बाद मैंने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। मेरे दिल की नफरत ज्यादातर खत्म हो चुकी थी। यह सिर्फ पहला कदम था। अब मैं उनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाऊंगी, अपने लिए जीऊंगी और अपनी हर चीज वापस लूंगी। पुलिस को फोन करने के तुरंत बाद आर्यन के माता पिता दौड़ते हुए आए। जैसे ही वे अंदर आए, बिना कुछ पूछे वे मुझ पर चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें तीखी और नफरत से भरी थीं। ईशा, तुम चुड़ैल, तुमने आर्यन को डेविल्स रिज जानने से क्यों नहीं रोका? तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैं वहाँ खड़ी रही, आर्यन के माता पिता को बिना भाव देखती रही। मैंने बहस नहीं की, नहीं पलटकर जवाब दिया। वे एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थे, बस अपना गुस्सा निकालना चाहते थे, अपना सारा दुख और गुस्सा बरसाना चाहते थे सीधे मुझ पर। और बुरी बात ये, वे ढेर सारे पत्रकारों को ले आए मेरे घर को घेरने के लिए। कैमरे और माइक सब मेरी तरफ थे। आर्यन की माँ ने कैमरे का सामना किया, रोती बिलखती, जानबूझकर सच को मोड़ मरोड़ कर। पत्रकारों, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। ये औरत जानती थी कि मेरा बेटा खतरनाक डेविल्स रिज जा रहा है, लेकिन उसने जानबूझकर उसे नहीं रोका। वह उसे मरा चाहती थी। साफ साफ उसने जानबूझकर आर्यन और रिया के अफेयर को लीक किया। उसका लहजा इशारों से भरा था, जैसे मैंने बदला लेने के लिए ऐसा किया और जानबूझकर उन्हें मरने दिया। मुझे अंदर से पता था कि वे लंबे समय से आर्यन और रिया के रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन हमेशा उसे सपोर्ट करते रहे। और अब जब उनका बेटा मर गया, वे जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हैं। वे सारा दोष मढ़ना चाहते हैं मुझ पर और मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। आर्यन के माता पिता मीडिया के सामने रोते और मुझ पर आरोप लगाते रहे। रिया के माता पिता भी गुस्से में आ गए। जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी डेविल्स रिज पर मर गई, वे तबाह हो गए। आंखें लाल सूजी हुई, चेहरा पीला। जैसे ही उन्होंने आर्यन के माता पिता को देखा, वे उन पर टूट पड़े, पूरी तरह से बेकाबू। आप मेरी बेटी की कीमत चुकाएंगे। श्रीमती शर्मा श्रीमती वर्मा की बाह पकड़ती हैं, रोती और चिल्लाती हुई। मेरी बेटी आपके बेटे के साथ कंपनी के अवकाश पर गई थी। आपको अंतिम संस्कार और हमारे दर्द की कीमत चुकानी होगी, एक पैसा भी कम नहीं। आर्यन के माता पिता तुरंत अलग हो जाते हैं। गंभीर चेहरे के साथ वे जवाब देते हैं, किस बात का भुगतान? आपकी बेटी घमंडी और लालची थी। उसे उस खतरनाक डेविल्स रिज पर चढ़ना ही था। उसने खुद को इस मुसीबत में डाला। इसका हमारे बेटे से क्या लेना देना? दोनों परिवार एक दूसरे के गले पड़े हैं। चेहरे लाल, आरोप और गालियां बदल रहे हैं। वे पूरी तरह से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को पकड़ते और खींचते हैं। मीडिया चारों ओर उमड़ पड़ता है, फोटो खींचता और फिल्माता है, लगातार जवाब मांगते रहते हैं। पूरी तरह से अराजकता। दखलंदाज पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं, ताने मारते और गपशप करते। माता पिता एक दूसरे पर और जोर से हमला कर रहे हैं। मीडिया उन्हें घेर लेता है, अराजकता को बढ़ावा देता है। यह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है। मैं गहरी सांस लेती हूँ और धीरे धीरे भीड़ में कदम रखती हूँ। मेरी आवाज शांत है, लेकिन इसमें निर्विवाद अधिकार है। यह तुरंत अराजकता को शांत कर देता है। पत्रकारों और सभी लोगों, मुझे कुछ बातें स्पष्ट करने दें। मैं शांति से कहती हूँ। मैं अपने बैग से सबूत निकालती हूँ। आर्यन के कंपनी अवकाश के लिए उपकरण मेरे द्वारा नहीं खरीदा गया था। रिया का भाई अमन इसका प्रभारी था। इसके साथ मैंने अपना फोन निकाला और अमन के खरीद रिकॉर्ड और स्थानांतरण रसीदें खोली और सबको दिखाया। बोला, देखिए ये अमन के खरीद रिकॉर्ड हैं, सारा सस्ता उपकरण, और यहाँ वो रसीदें हैं जो दिखाती हैं कि उसने खर्चे बढ़ा दिए थे, जो कि पक्का सबूत है। यह देखकर आर्यन के माता पिता अब भी हार मानने से इनकार करते हुए बुरे चेहरे से मेरी तरफ इशारा करते हुए और चिल्लाए, बातें मत घुमाओ। तुमने आर्यन पर एक बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी ली है और तुम लाभार्थी हो, तो तुमने शुरू से ही योजना बनाई थी आर्यन को मारने और बीमा धोखाधड़ी करने की। ये सुनकर मैं बेसाख्ता ठंडी हंसी हंस दी। मैंने आर्यन की बीमा पॉलिसी, उसके हस्ताक्षरित पुष्टि दस्तावेज निकाले और अपने बीमा रिकॉर्ड और शांति से बोली, मैंने आर्यन के लिए एक बीमा पॉलिसी ली थी, बस उसे अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि मैं इस साल पूरे परिवार के लिए कवरेज बढ़ाने की योजना बना रही थी। और चूंकि आर्यन काम के लिए बहुत यात्रा करता है और हमेशा बाहरी गतिविधियां करता है, जिससे उसे हमसे अधिक जोखिम होता है, मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता थी। इसीलिए मैंने उसके लिए यह पॉलिसी ली थी। और पॉलिसी पर हस्ताक्षर की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह बीमा आर्यन ने खुद हस्ताक्षर करके पुष्टि की थी, तो उसे इसके बारे में पता था। फिर मैंने अपने बीमा रिकॉर्ड निकाले और दिखाए। बोली, इसके अलावा मैंने अपने लिए भी उतनी ही कवरेज वाली वही पॉलिसी ली थी।
अगर मैं सच में पैसे के लिए आर्यन को मारने की योजना बनाती तो अपने लिए भी क्यों लेती, जिससे मेरी बात तार्किक और स्पष्ट हो गई और सबके संदेह पूरी तरह से दूर हो गए। मीडिया का रुख धीरे धीरे बदलने लगा और वे आर्यन और रिया के कामों पर सवाल उठाने लगे। साथ ही आर्यन के माता पिता के बेतुके आरोपों पर भी आर्यन के माता पिता पीले पड़ गए और एक भी आरोप का शब्द नहीं बोल पाए। मैंने जो सारे सबूत पेश किए थे उन्होंने आखिरकार इस त्रासदी की असली सच्चाई उजागर कर दी। मीडिया और भीड़ को आखिरकार समझ में आ गया कि आर्यन और रिया ने जानबूझकर गैरकानूनी तरीके से डेविल्स रिज पर चढ़ाई की थी। कमेंट्स और लाइक्स। अमन लालची हो गया और उसने सस्ता उपकरण खरीद लिया, इसलिए जब तूफान आया तो वे बच नहीं पाए और मर गए। हर कोई जानता है कि मैं पूरी तरह से अंधेरे में थी, बिल्कुल निर्दोष शुरू से अंत तक। मैं सिर्फ एक धोखी गई और गलत तरीके से पीड़ित महिला थी। पूरी सच्चाई जानने के बाद आर्यन के माता पिता का सारा घमंड चूर हो गया। वे जमीन पर गिर पड़े, पछतावे में डूबे हुए। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने आर्यन को धोखा देने दिया। पछतावा हुआ कि उन्होंने उसे सही ढंग से नहीं पाला। पछतावा हुआ कि उन्होंने उसे डेविल्स रिज पर चढ़ने से नहीं रोका। लेकिन चाहे कितना भी पछतावा हो, वे अपने बेटे को वापस नहीं ला सके। रिया के माता पिता को भी पता चला कि यह उनके अपने बेटे का पैसे का लालच था, जिसने उसे सस्ता उपकरण खरीदने पर मजबूर किया, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बेटी को मार डाला। गुस्से ने उन्हें तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने अमन को हर जगह ढूंढा और जब वे उसे मिले तो उन्होंने उसे पीटा। पूरे समय उस पर चिल्लाते रहे। दोनों परिवारों के माता पिता एक दूसरे पर हमला करने लगे, एक दूसरे को दोष देते हुए और कोसते हुए अपना सारा गुस्सा एक दूसरे पर निकाल रहे थे। वे पूरी तरह से अलग हो गए और गुस्से में चले गए। पत्रकारों ने अपनी फुटेज ली और वे भी चले गए। चुगलखोर पड़ोसी धीरे धीरे तितर बितर हो गए। यह लंबे समय से चल रहा तमाशा आखिरकार खत्म हुआ, केवल एक गड़बड़ छोड़कर, और दोनों परिवारों के लिए अंतहीन पछतावा। जांच के बाद पुलिस ने आखिरकार एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पुष्टि हुई कि आर्यन और रिया ने शैतान की चोटी पर अनाधिकृत ट्रैकिंग की थी। भयंकर बर्फीले तूफान, सस्ते उपकरण और डिस्ट्रेस सिग्नल न भेज पाने की वजह से सस्ते उपकरण न भेज पाना दोनों की हाइपोथर्मिया से मौत हो गई। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसके तुरंत बाद बीमा का पैसा आ गया और पूरे 10 लाख डॉलर मेरे बैंक खाते में जमा हो गए। एक पैसा भी कम नहीं। यह पैसा वही था जो मुझे मिलना चाहिए था। आर्यन और रिया की ओर से मुझे धोखा देने और चोट पहुंचाने का मुआवजा और नई जिंदगी शुरू करने का आत्मविश्वास भी। पैसा मिलने के बाद मैंने एक पल भी नहीं झिझका और तुरंत आर्यन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था शुरू कर दी। इस पूरे समय मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कोई आंसू नहीं बहाए, बस शांति से श्मशान घर से संपर्क किया, सभी प्रक्रियाएं निपटाई और व्यवस्थित तरीके से सब कुछ किया। अंतिम संस्कार के बाद मैंने तुरंत एक एजेंट से संपर्क किया और वह घर बेच दिया जो आर्यन और मेरा साझा था, साथ ही उसकी कुछ चीजें और गहने भी। मैं आर्यन और रिया से जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से साफ करना चाहती थी और धोखे और दर्द से भरी इस शादी से पूरी तरह आजाद होना चाहती थी और सभी उलझनों और परेशानियों से भी। घर का ट्रांसफर पूरा होते देख, मेरी नहीं रही सभी चीजों को हटाए जाते देख मेरा दिल शांत था और मेरे दिल का भारीपन आखिरकार पूरी तरह उठ गया। घर बेचकर सारा पैसा मिलने के बाद मैंने बिना 2 बार सोचे सामान बांधा और उस शहर को छोड़ दिया जो दर्द भरी यादों से भरा था। मैं दक्षिण के एक छोटे से शहर में गई जहां मैं कभी नहीं गई थी। मैंने अपने लिए एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू की। मैंने वे लंबे बाल काट दिए जो सालों से रखे थे और एक नया छोटा हेयर कट करवा लिया, जैसे मैं सारा अतीत और दर्द काट रही हूँ। मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और सेपरेशन पैसे का उपयोग किया। एक छोटा फूलों का दुकान खोलने के लिए उस छोटे से शहर में एक सड़क के कोने पर। वह बड़ा नहीं था लेकिन आरामदायक था। हर रोज मैं दुकान में पौधों की देखभाल करती और आने जाने वाले ग्राहकों का स्वागत करती। मैं उनसे थोड़ी बातचीत करती। जिंदगी शांत और संतोषजनक थी। अब कोई धोखा और चोट परेशान नहीं करती। अब किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। अब न तो अंडों के छिलकों पर चलना, न ही कम पर समझौता करना। आखिरकार मैं अपने लिए जी सकती हूँ बिना किसी चिंता के। फुर्सत में मैं बैग पैक करके घूमने निकल जाती। मैं पहाड़, नदियाँ, झीलें और समुद्र देखने जाती। मैं अलग अलग शहरों का माहौल महसूस करती। मैं दुकान में बैठकर पढ़ती, सोचने और बढ़ने के लिए। मैं जिम जाती और फिट रहती। धीरे धीरे अपने पिछले जीवन के घाव भर रही थी। एक मुस्कान जो मैंने बहुत समय में नहीं देखी थी धीरे धीरे मेरे चेहरे पर आ गई। अंदर से आई एक मुस्कान, हल्की और बेफिक्र। पिछले जीवन के गिले शिकवे बहुत पहले ही सुलझ गए थे। इस जीवन में मैंने खुद को जीवित रखा, अपनी किस्मत खुद बनाई और सारी बदकिस्मती से छुटकारा पाया। फूलों की दुकान के कांच की खिड़की से धूप आई, मुझ पर पड़ी, गर्म और चमकदार। मैंने आखिरकार अपनी खुद की धूप पाली थी। बाकी की जिंदगी मैं आजाद और आसान जीऊंगी, पूरी ताकत लगाकर, और एक बिल्कुल नए भविष्य की ओर दौड़ूंगी। उस व्यक्ति के रूप में जीना जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ।